आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए तो वार दोनों तरफ से होने लगे। कांग्रेस ने अब पुलवामा मामले में सवालों की झड़ी लगा दी है। ठीक है, एक एक करके बहुत संवेदनशील मसला है। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ बैठे हुए, वो भी इंतजार कर रहे हैं, उनको भी अपना तर्क रखना है। इसलिए मैं पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि एक एक करके बात करें। जब कोई एक बंदा बात कर रहा है तो आप लोग प्लीज धैर्य से सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि सुनना इस देश में बहुत जरूरी है। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर एक दूसरे की बात समझ में नहीं आएगी। कपिल श्रीवास्तव, अपनी आप बात रखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। नहीं, देखिए सुब्रा जी, सबसे पहली बात यह है कि देखिए, देश को जहां एक होना चाहिए वहां सारे दलों ने इनको समर्थन किया था कि यह पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दें, और आज भी हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन क्योंकि विपक्ष के अंदर हैं तो आईना दिखाना भी हमारा ये काम बनता है कि हम इन्हें आईना इस बात के लिए दिखाएं कि कहां कमी रह गई है, कम से कम आगे ना होने पावे। मैं छोटी सी बात आपको शुरुआत से उदाहरण दे देता हूं। जनवरी के अंदर इंटेलिजेंस इनपुट रॉ से भी आई थी और आईबी से भी आई थी, जिसको कि न्यूज में भी चलाया गया था, और वो ये था कि अब्दुल रशीद गाजी, जो कि अफगान पैटर्न के लिए काम करता था, उसको कश्मीर के लिए लगाया गया था। जो भी कुछ अपराधी और आतंकवादी संगठन होते हैं जिस मॉड्यूल के लिए काम करते हैं, उनका एक तरीका होता है अपराध करने का। ठीक उसी तरीके से सबको मालूम था कि वो मानव बम बनाता है, एलईडी से ब्लास्ट कराता है, गाड़ियों में लगा करके, और गाड़ियां लड़ा करके, और कनक्लेव की गाड़ियां या जो भी मिलिट्री की गाड़ियां जाती हैं उनको उड़ा देता है। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि 8 फरवरी के अंदर इस तरह की इनको सूचना मिली थी। इंटेलिजेंस इनपुट था, ये स्पेसिफिक नहीं था, लेकिन इनपुट इस बात का था कि एलईडी ब्लास्ट कश्मीर के अंदर कराया जा सकता है। अब तीसरी बात आ जाइए, मैं एक एक कमियां गिनाने की कोशिश करूंगा, मैं इतर उतर नहीं जाऊंगा। मैं ये कहता हूं कि जब आपको मालूम है कि ऐसे सर्द मौसम चल रहे थे जिसमें पहाड़ पे बर्फबारी हुई, भूस्खलन हुआ, सारी चीजें हुई, और 76 कनक्लेव की गाड़ियां खड़ी हैं, और जिसमें 2500 हमारे जवान हैं जो कि निहत्थे हैं, उसके उस सीमा सुरक्षा बल के डीजी ने यह गुहार लगाई थी गृह मंत्रालय से कि हमें जो है एयरलिफ्ट कराया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ले जाना ठीक नहीं होगा खाली हाथ सैनिकों को, जहां की चेक और बैरियर कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनको नहीं कराया गया गृह मंत्रालय के द्वारा, और 1750 ऐसे वादी के लोगों को कराया गया जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। दूसरी चीज मैं आपको कहता हूं, 2016 के अंदर एक घटना घटी थी जिसमें कि गाड़ी एक कार के अंदर जा रहे थे लोग, 2 चेक पोस्ट उन्होंने तोड़े थे, तीसरे चेक पोस्ट को तोड़ने वाले थे, तब तक उनको काउंटर कर दिया गया था। तो इस बात को लेकर के पीडीपी की और भाजपा की सरकार थी, भाजपा सरकार ने घुटने टेके थे पीडीपी के सामने, और वहां से उन्होंने सुरक्षा की चीजें हटा दी, और किसी भी तरह का जो चेकिंग और बैरियर होता था वो नहीं लगाया। तीसरी बात, NH 28 पे जब भी आप चलते हैं कश्मीर के अंदर, तो जो ऊपर के पहाड़ से नीचे आकर के सर्विस लेन मिलती है, वहां चेक एंड बैरियर होना चाहिए था, वहां चेक होनी चाहिए थी कि कोई गाड़ी उतरने ना पावे। आपने एक तो यह नियम बदल दिया कि सिविलियंस की भी गाड़ी आएंगी, दूसरा आपने जो सर्विस रोड आई उस पे चेक एंड बैरियर नहीं लगाया, और अपने जवानों के हित को ध्यान में ना रखते हुए एयरलिफ्ट नहीं कराया, और साथ में आपने 300 किलोमीटर की उनको पूरी की पूरी आतंकवादियों को छूट दी कि वो आपके सेना के साथ कुछ मिसहैप करे। नहीं, एक बात सुब्रा जी और आ जाने दीजिए मेरी। लॉ के अंदर इस बात को कहा जाता है कि क्राइम के लिए किसी को मौका देना भी एक क्राइम है। जैसे आप किसी मेला में जाते हैं और पॉकेट में 2000 रुपए की गड्डी लेके जाते हैं और बैलून खरीदते हैं 5 रुपए की, और 2000 की गड्डी निकालते हैं, तो रहजनों को, आतंक और क्या बोलते हैं, लुटेरों को, पॉकेट मारों को आप अवसर प्रदान करते हैं कि वो आपकी पॉकेट मारे और अपराध कारित करे। तो ये इन बातों का जवाब केंद्र की मोदी सरकार को देना चाहिए, और देना चाहिए, ये राष्ट्रहित की बात। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बीजेपी को नहीं दी है, इसलिए पीडीपी से गठबंधन अगर करके राष्ट्रधारा मुख्य धारा में लाया जाए, एक प्रयास हुआ, और उस प्रयास में यह देखा गया कि उसमें वो लोग अड़े रहे जो अलगाववादियों के समर्थक थे। इसके और आपने कई बार घुटने टेके, फैसले लेने की जब बारी आई आपने कई बार पीडीपी के सामने घुटने टेके। तो पीछे जल्दी से अपनी बात रखिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। हमारे शुक्ला जी और करें भी तो क्या, इनको लिपापोती तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने कर्म ही कश्मीर के अंदर ऐसे किए थे। जिसने ना की कभी किसी से वफा, सितमगर वफादार हो गया, और जिसने दी शहादत मोहब्बत, वो इस देश का गद्दार हो गया। इन लोगों की थ्योरी पे अगर आप देखें तो यही है। 3.5 साल उस व्यक्ति के साथ इन्होंने वैश्वासिक
संबंध बनाए रखा और सत्ता की मलाई चाटी, जिनको ये आतंकवादी पार्टी कहते थे कि पाकिस्तान की फंडिंग से चलने वाली पार्टी है। एक बात। दूसरी बात, बुरहान वानी को जो आदमी शहीद का दर्जा देता था, उससे इन्होंने कश्मीर में हाथ मिलाया। वाह रहा इनका राष्ट्रवाद कि सबसे पहले इन्होंने अनुच्छेद 370, जिसकी बात करके भारतीय जनता पार्टी इस देश में दो सीटों से आगे गई थी, उस पार्टी ने सबसे पहले कह दिया कि 370 पर कोई बात नहीं होगी। जिस बुरहान वानी का भाई खालिद वानी आतंकवादी टेररिस्ट मारा गया, उसको उसी कश्मीर के पीड़ितों के आतंकवादी फंड में से, जो उसमें से मुआवजा दिया जाता था, उसमें से इन्होंने दिया। इन्होंने पत्थरबाजों पर से मुकदमा चढ़ाए, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से वापस चले गए। और इन्होंने, इनके प्रधानमंत्री ने, वो जो 2 लोग अटैक में 3 बॉर्डर तोड़ते हुए चौथे पे मारे गए थे, उस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि राष्ट्रवादियों की पार्टी है, देखिए हम कश्मीर को कितना चाहते हैं और हमने अपनी सेना पे मुकदमा, आज भी वो सैनिक जेल के अंदर बंद है। ये इतने बड़े राष्ट्रवादी हैं। ठीक है। नहीं सर, मैं आपके पास आती हूँ, आप जब इस बीच ना बोलें। जी, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आदमी को तथ्य पे बात करनी चाहिए, इधर उधर से कोई फायदा नहीं है। हम जिस मैटर पे बैठे उसी पे बात करें। जहां तक सीआरपीएफ के लोगों की पेंशन मिलने की बात थी, तो इनकी ही सरकार ने वो पेंशन छीनी थी उनके हाथों से, इनको देना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे, तो वो हमेशा कहते थे कि पाकिस्तान को उसी के भाषा में जवाब देना चाहिए, बिरयानी खाने नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और साथ में ये भी कहते थे कि भारत को सिंधु जल समझौता तोड़ देना चाहिए। आज हम सारे लोग कह रहे हैं, भारत के एक आवाम कह रही है कि सिंधु जल समझौता तोड़ दीजिए। इसमें तो आर्मी उनकी वहां खड़ी रह जाएगी, भूखे प्यासा पाकिस्तान मर जाएगा। आज 47 का भारत नहीं है, आज 2019 का भारत है। आज 130 करोड़ लोगों का भारत है जो उनको माकूल जवाब दे सकता है। आज हाइड्रोजन बम की शक्ति है और नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का सीना है। तो बिल्कुल दिखाइए, हम सारे लोग आपके साथ खड़े हैं। कम से कम आप दूसरों से कहते हैं कि पाकिस्तान को टेररिस्ट राष्ट्र घोषित करो। मोदी जी को चाहिए कि तत्काल राष्ट्रपति जी एक संयुक्त वो बुला ले लोकसभा और राज्यसभा का सत्र, और उसमें पाकिस्तान को सबसे पहले आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर दें। दूसरी चीज, सारे तरीके का व्यापार और वाणिज्यिक रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, भले अंबानी जी का और अडानी जी का पैसा पाकिस्तान में क्यों ना लगा हो। तीसरी बात, जहां तक रह गई बात इनकी, ये जिस दिन कांड हुआ है उस दिन कर्नाटक में रैली कर रहे थे अमित शाह साहब, उत्तराखंड में शूटिंग कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, योगी जी प्रचार में पूरा व्यस्त थे, और मनोज तिवारी जी जो दिल्ली के इनके प्रमुख हैं, वो रिंकिया के पापा गाना गा के रात में सेलिब्रेट कर रहे थे। ये किस तरीके के पुलवामा सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, पहली बात। दूसरी बात देखिए, ये किस तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसमें दूसरे पार्टियों ने, विपक्षियों ने नहीं किया है। मैं आपको उसका हम आपको एक सबूत दिखाना चाहते हैं, अगर कैमरा पर्सन दिखा दीजिए। ये राष्ट्र रक्षा रथ के हाथ सौंप रहे हैं देश को, और ये राष्ट्र रक्षा रथ जो बना हुआ है, कम से कम 15-20 दिन इसके बनाने में लगे होंगे। इनको कैसे मालूम था कि पुलवामा की घटना घटने वाली है? उसके बाद ये मंदिर को तो छोड़ दिए, अब आस्था किसकी परवान चढ़ाएंगे। अब ये रथ चलेगा दिल्ली से, कल गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह जी ने रवाना किया है। ये रथ चलेगा दिल्ली से और कश्मीर से लेकर डोकलाम तक जाएगा और चारों धाम की यात्रा करेगा और वहां की मिट्टी और जल लाएगा, और उसके बाद एक बंगलामुखी तांत्रिक यज्ञ इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, जिसमें हमारे राष्ट्रपति भी आएंगे। आप 21वीं सदी के भारत को क्या भक्ति में ले जाना चाहते हैं? कहां ले जाना चाहते हैं? आपको अपनी सेना पर भरोसा नहीं है, आपको बंगलामुखी यज्ञ पर भरोसा है, क्योंकि देश के राष्ट्र के लोगों की कैसे भावना भड़काई जाए और कैसे उसका तब्दील आपको लोकसभा के चुनाव के अंदर। और देखिए सुब्रा जी, 25 मार्च को यह किया जाएगा, तब तक घोषित हो गया होगा चुनाव और अप्रैल में चुनाव हो जाएगा। आप मुझे बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शुक्ला जी बैठे हैं, अपने आत्मा के अंदर झांकिए कि आप देश को किस तरीके की राजनीति में झोंकने का काम कर रहे हैं। जवाब ले लेते हैं, शुक्ला जी जवाब दीजिए, फिर मैं वर्मा जी के पास जाऊंगी। जी देखिए, ये इस प्रकार की काल्पनिक बातें करना और ये कि वो फला ये कर रहे थे अपने घर में, ये काल्पनिक नहीं है, वो ये आप यहाँ किया गया है। राष्ट्र रक्षा रथ और राष्ट्र रक्षा यज्ञ, ये आप झुटला नहीं सकते हैं। अच्छा, अब देखिए कि इस देश में अलग अलग वर्ग होते हैं, कुछ धार्मिक लोग होते हैं, कुछ साहित्यिक लोग होते हैं, अपने अपने ढंग से राष्ट्र की रक्षा की बातें सोचते हैं, करते हैं। ये इसमें और बहुत से संगठन हैं,
किसी को रोक दिया जाना उचित नहीं है कि अगर तुम यज्ञ करना चाहते हो तो कर लो, अगर तुम ये इनकी सरकार कर रही है। ये एबीपी न्यूज का है। देखिए मैं आपको डिस्प्ले कर सकता हूं पूरा ये प्रोजेक्ट। ये खबर दिखा रहे हैं शुक्ला जी, मैं सामने जाता हूं, आप बोलिए। ये राष्ट्र रक्षा रथ है और ये राष्ट्र रक्षा रथ माननीय राजनाथ सिंह जी ने कल झंडी दे के रवाना किया है और ये राष्ट्र रक्षा रथ बनने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगा होगा। कैसे मालूम था कि ये राष्ट्र रक्षा रथ की आवश्यकता आने वाली है? ये कश्मीर भी जाएगा, ये डोकलाम भी जाएगा, वहां की भी मिट्टी लेगा और साथ में चारों धाम भी जाएगा, वहां की मिट्टी और जल लेगा। और उसके बाद 25 मार्च के अंदर ये दिल्ली के अंदर महायज्ञ होगा जिसको कहेंगे बंगलामुखी यज्ञ, बंगलामुखी यज्ञ। और ये बंगलामुखी यज्ञ के सहारे देश की सुरक्षा करना चाहते हैं। इनको भारतीय सेना पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर भरोसा ही नहीं रहेगा। जी देखिए, ये भाई साहब को मालूम नहीं है कि ये राष्ट्र रक्षा रथ कोई सरकार का रथ नहीं है। अरे ये गृह मंत्री ने, आप कैसी बात कर रहे हैं शुक्ला जी? पहले आप इतने वरिष्ठ हैं या तो किस तरीके की बात कर रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा न्योता लेकर के गए हैं राष्ट्रपति को उसमें शामिल करने के लिए। मैं आपको पूरा वीडियो प्ले करके दिखा सकता हूँ। अब शुक्ला जी का जवाब देखिए, या तो आप पूरी बात एक बार में बोल लीजिए या मुझे बोलने दीजिए। आप गलत जा रहे हैं तो रोकना पड़ेगा। देखिए भाई साहब, चिल्लाने